हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। Cyclotron is a device by which positively charged particles such that proton, neutron and alpha particles are accelerated to a very high energy. साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत दो तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य है धनावेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर त्वरित होता है, और यदि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में बार बार प्रवेश कराया जाता है तो वह बार बार त्वरित होता है। परिणामतः बार बार त्वरित होने के कारण उसका वेग बढ़ता जाता है, और वेग के बढ़ने के कारण उसकी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज नंबर 1, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल passes through the electric field, then it gets accelerated and its velocity is increased, therefore kinetic energy is also increased. If charged particle is allowed to pass through the electric field repeatedly, then it gets accelerated more and more. Consequently, its velocity increases more and more, and kinetic energy also increased up to a very high लेवल। नंबर 2, दूसरा तथ्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब धनावेशित कण प्रवेश करता है तो यह यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है, और वृत्तीय पथ उस तल में स्थित होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत तल होता है। When positively charged particle enters the magnetic field in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field, then moves on the circular path in a plane which is perpendicular to the direction of the magnetic field. अब इसकी रचना देखा जाए। कंस्ट्रक्शन। साइक्लोट्रॉन में अंग्रेजी के कैपिटल डी अक्षर के आकार का खोखला अर्धवृत्ताकार बॉक्स होता है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर देखिए यह साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 semicircular hollow boxes of the shape of capital D. इन कैपिटल डी आकार के खोखले बॉक्स को साइक्लोट्रॉन का डीज कहते हैं। तो D1 और D2 इनको डीज कहेंगे, डीज ऑफ द साइक्लोट्रॉन। डीज D1 और D2 के सेंटर पर यहाँ पर एक सोर्स ऑफ प्रोटॉन अर्थात धनावेशित कण को उत्पन्न करने वाले स्रोत को रखा जाता है। डीज D1 और D2 दोनों निर्वातित प्रकोष्ठ में एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे होते हैं, और
इन दोनों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके व्यास एक दूसरे के समांतर होते हैं। These D1 and D2 are placed very close to each other such that their diameter are parallel to each other, and at the center a source of the positively charged particles is placed. And these D1 and D2 are placed in evacuated chamber. यहाँ पर D1 और D2 निर्वातित प्रकोष्ठ में इसलिए रखे जाते हैं कि जो स्रोत से आवेशित कण उत्पन्न होता है जिससे वो किसी अन्य वायु के कणों से अथवा अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा को खत्म ना कर दे। मीन्स D1 and D2 are placed in the evacuated chamber so that the charged particles which is produced from the source do not loss of its energy by colliding the molecules of the air. That is why it is evacuated. नेक्स्ट यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करने के लिए किसी शक्तिशाली चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को इसके ऊपर ऊर्ध्वतल में रख दिया जाता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र इस D1 और D2 के लंबवत स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र को स्थापित करने के लिए D1 और D2 को 10⁻⁷ हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले और 10⁴ वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है और ये एक ऑसिलेटर होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब इसकी वर्किंग को देखा जाए। वर्किंग इसकी इंपॉर्टेंट है। माना जिस क्षण स्रोत से धनावेशित कण उत्पन्न होता है उस समय D1 नेगेटिवली चार्ज है और D2 पॉजिटिवली चार्ज है, अर्थात D1 ऋणावेशित और D2 धनावेशित विभव पर है, जिसके कारण D2 के द्वारा उस धनावेशित उत्पन्न कण पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और D1 के द्वारा आकर्षण बल लगेगा। सपोज at the moment the charged particle is produced, D1 is negatively charged and D2 is positively charged, then due to this D2 which is positively charged will apply force of repulsion on the charged particle, and D1 which is negatively charged will apply the force of attraction on the positively charged particle which is produced from the source. इस D2 के द्वारा प्रतिकर्षण बल और D1 के द्वारा आरोपित ऋणावेशित D1 के द्वारा आरोपित आकर्षण बल के कारण यहाँ पर जो कण उत्पन्न हो रहा है वह इस D1 की ओर त्वरित गति करते हुए आगे बढ़ता है। The charged particle due to which gets accelerated in this space between D1 and D2 due to the presence of the electric field and gets accelerated towards D1. D1 के अंदर जैसे ही धनावेशित कण प्रवेश करता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर जब आवेश को उसके पृष्ठ पर दिया जाता है तो आवेश तो अंदर जाता नहीं, इसलिए वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण उस पर कोई वैद्युत बल नहीं लगता, किंतु चुंबकीय क्षेत्र जो अवलंब दिशा में आरोपित है, इस अवलंब चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थित होने के कारण इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसके कारण ये वृत्तीय पथ पर गति करता है।
As soon as the charged particle enters d1 it finds the electric field to be zero, hence it does not experience any electric field, but due to the presence of the normal magnetic field it starts to move on the circular path. माना यह t समय के पश्चात d1 के बाहर आता है. Suppose after time t, after completing half revolution, the charged particle comes out of the d1. माना जैसे ही यह कण t1 समय के पश्चात d1 से बाहर आता है, ठीक उसी क्षण इस ऑसिलेटर को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि d1 और d2 की पोलैरिटी अर्थात ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है. अर्थात जैसे ही कण d1 से बाहर आता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, अर्थात दोनों की पोलैरिटी यानी ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है. द मोमेंट एट विच after completing the half revolution charged particle comes out d1, the polarity of d1 and d2 are reversed because oscillator is adjusted such that it comes out of d1 after time t, polarity is reversed. अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर 80 टाइम के पश्चात यहाँ पर पहुँचा, इसकी ध्रुवता ऋणात्मक हो गई और इसकी ध्रुवता धनात्मक हो गई. अब पुनः d1 के द्वारा ये प्रतिकर्षित होगा, इस d2 के द्वारा आकर्षित होगा. अतः इस d1 और d2 के मध्य अंतराल में जो स्पेस है यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के द्वारा पुनः ये त्वरित होता है और परिणामतः इसका वेग बढ़ जाएगा और उस बढ़े हुए वेग के द्वारा ये d2 के अंदर अपेक्षाकृत बड़ी त्रिज्या के यानी अधिक त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करता है. और पुनः जैसे ही ये बाहर आवेगा ठीक उसी समय पुनः ये पोलैरिटी परिवर्तित हो जाएगी. चूँकि समय t πm/q होता, अर्थात आवेशित कण के द्रव्यमान पर, आवेशित कण के आवेश पर और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है. तो चूंकि d1 और d2 दोनों में चुंबकीय क्षेत्र एक ही है, अतः समय t यहाँ भी लगेगा उतना ही समय यहाँ भी लगेगा, अर्थात दोनों d1 और d2 में अर्ध चक्र को पूरा करने में लगा हुआ समय स्मॉल t ही होगा. इस प्रकार जैसे ही पोलैरिटी यहाँ पर परिवर्तित होगी, पुनः यहाँ पर वही प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होगी और ये प्रक्रिया बार बार पुनरावृत्ति की जाती है तथा ये आवेशित कण अपेक्षाकृत अधिक त्रिज्या वाले पथ पर गति करते हुए अंततः इस d1 और d2 के परिध के सन्निकट पहुंच जाता है. और जब परिध के सन्निकट पहुंचता है तो वहां पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, विक्षेपक प्लेट लगी रहती है और वहां पर एक खिड़की होती है. उस खिड़की से विक्षेपक प्लेट के द्वारा विक्षेपित कर दिया जाता है और खिड़की से बाहर आकर के रखे हुए इसके सम्मुख लक्ष्य से टकराता है. Since time t does not depend on the velocity and radius, it depends only on the magnetic field, mass of the charged particle and charge of the charged particle. Therefore, time t will remain constant during the half revolution in d1 and d2, and the same process is repeated again and again. Consequently, charged particle follows the semicircular path of the increasing radius again and again, and finally it approaches to the
perimeter of the Ds, and it is deflected from the deflecting plate, and after that it comes out through the window and get collided with the target. ये इसका हो गया क्रिया विधि। अब इसके बाद आता है यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। चूँकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वृत्तीय पथ पर गति करता है, इसलिए वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के द्वारा प्राप्त होता है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्वायर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर mb squared upon r equals qbv sin 90 degree, or mb equals r equals qv implies that 1b will be cancelled here by this one, therefore mb upon r equals qb, or r equals mb upon qb, equation number 1। ये हो गया रेडियस का। नंबर 2, हाफ रिवोल्यूशन टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को निकाल लिया जाए, चूँकि आधे चक्र को पूरा करने में लगा हुआ समय स्मॉल t है। आधे चक्र में अर्धवृत्त की परिधि पाई r अपॉन वेलोसिटी v इक्वल्स पाई अपॉन b। r की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दिया जाए, mb अपॉन qb, v एंड v गेट्स कैंसिल्ड, रिमेंड पाई m अपॉन qb। ये हो गया t की वैल्यू। किंतु आवर्तकाल को निकालने के लिए पूरा एक चक्कर को मानना पड़ेगा, इसलिए टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल्स स्मॉल t प्लस t इक्वल्स 2t इक्वल्स ट्वाइस पाई m अपॉन qb। तो ये हो गया टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल 2 पाई m अपॉन qb, इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जाए। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इस साइक्लोट्रॉन में इस चार्ज पार्टिकल का है उसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये होगा 1 अपॉन कैपिटल T इक्वल्स qv अपॉन 2 पाई m। कंडीशन यहाँ पर है साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है fc, ये होना चाहिए इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के ठीक बराबर, और जिसके कारण यहाँ रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल होती है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है fc इक्वल्स qv अपॉन 2 पाई m, और कंडीशन है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन कैपिटल T इक्वल्स 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन qv इक्वल्स qv अपॉन 2 पाई m। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसका निकाल लिया जाए, k इक्वल्स हाफ mb स्क्वायर। तो हाफ mb की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, हाफ mb स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स qvv r। तो mb स्क्वायर की वैल्यू आ गई qvv r। दिस विल बी हाफ qvv r के। इसके कुछ कंडीशंस हैं साइक्लोट्रॉन के। साइक्लोट्रॉन का जो लिमिटेशंस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सीमाएं इसकी। साइक्लोट्रॉन पहली बात तो अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन को त्वरित
करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो अनावेशित कण है जैसे न्यूट्रॉन है, उसको नहीं ये त्वरित कर सकता है। साथ ही साथ यदि हम m इक्वल्स एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मॉस वेरिएशन को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं v इज वेरी 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 स्मॉलर देन c, देन मास m इक्वल्स m नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थात m गतिमान अवस्था में वेग है, mo ब्राह्म अवस्था में द्रव्यमान है, यानी मास एक काइनेटिक मास है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल in the state of motion, and mo is the mass of the charge particle state during the state of rest। अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो m और m नॉट कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी बहुत अधिक है हायर वेलोसिटीज़ के लिए तो m चेंज हो जाएगा, यानी m will not remain constant, therefore what will happen, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और परिणामतः जो फ्रीक्वेंसी है fc अर्थात 1 अपॉन कैपिटल T इक्वल्स 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन QB इक्वल्स QB अपॉन 2 पाई m की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, और जब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगा, तो जो रेजोनेंस कंडीशन है वो वायलेट होगा। परिणामतः इस साइक्लोट्रॉन के द्वारा केवल एक निश्चित ऊर्जा तक ही किसी धनावेशित कण की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, उस निश्चित ऊर्जा से अधिक धनावेशित कण की ऊर्जा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।